आज हम अगले ऐतिहासिक आर्थिक विचारक पेरी जोसेफ प्रोदो का अध्ययन करेंगे। प्रोदो एक काल्पनिक समाजवादी था। हम इसे सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये और रॉबर्ट ओवन की श्रेणी में रख सकते हैं। कुछ लोगों ने प्रोदो के आर्थिक विचारों का अध्ययन करने के बाद यह कहा है कि वह काल्पनिक एवं वैज्ञानिक समाजवाद के संधि स्थल पर खड़ा हुआ एक स्तंभ है। वह कार्ल मार्क्स का समकालीन अवश्य था, परंतु उसे वैज्ञानिक समाजवादी भी नहीं कहा जा सकता है। सिस्मंडी सेंट साइमन के बाद पैदा होने के कारण यह भी कहा जाता है कि उस पर अपने पूर्ववर्ती विद्वानों का प्रभाव पड़ा था। अतः प्रोदो को इन्हीं विचारकों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो प्रोदो है वो एक काल्पनिक समाजवादी ही कहा जा सकता है। उसके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में हम कह सकते हैं कि 15 जुलाई 1809 में फ्रांस के बेसाकन नामक स्थान पर एक निर्धन परिवार में प्रोदो का जन्म हुआ था। उसकी निर्धनता ही उसको महान बना रही थी। वह शराब बनाने का कार्य करता था, जहाँ निर्धनता हो ही नहीं सकती थी, परंतु जो व्यक्ति ईमानदारी की कमाई में विश्वास करता हो उसके घर में लक्ष्मी का निवास होना कठिन होता है। धनाभाव के कारण प्रोदो को उचित शिक्षा नहीं मिल सकी, जिसके परिणाम स्वरूप वह 19 वर्ष की अल्प आयु में ही एक प्रेस में मुद्रक का कार्य करने लगा। प्रेस में वह प्रूफ रीडर का कार्य करता था, जहां उसे हर प्रकार की पुस्तकों को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्रेस में ही वह हर विषय का अध्ययन करने लगा। धीरे धीरे उसका अध्ययन विस्तृत हो गया। 31 वर्ष की उम्र में प्रोदो की एक पुस्तक आई थी, व्हाट इज प्रॉपर्टी। यह पुस्तक क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत थी। 1848 में वह फ्रांस के सामने एक क्रांतिकारी के रूप में आया और इसी समय उसने एक ऐसे समाचार पत्र के संपादक का कार्यभार संभाला जिसमें सरकार की नीतियों की आलोचना तथा जनता के विचारों का समर्थन किया जाता था। अब प्रोदो के जीवन का यह एक ऐसा मोड़ था जिसमें उसका अंतर्द्वंद स्पष्ट झलक रहा था। कुछ समय के बाद सरकार ने उसके इस पत्र को बंद कर दिया और उसे 3 वर्ष के लिए जेल भेज दिया। जेल से छूटने के बाद भी उसने अनेक क्रांतिकारी लेख लिखे। सरकार उसके पीछे पड़ चुकी थी, अतः 1858 में उसे अपना देश छोड़ देना पड़ा और सीधे बेल्जियम चला गया। वहाँ से फिर वह 1860 में पेरिस लौट आया और जीवन पर्यंत वहीं बना रहा। जीवन के अंतिम वर्षों में उसने अपना जीवन शांतिमय ढंग से व्यतीत किया और 1865 में वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसने जो इस दौरान ग्रंथ लिखे थे तो 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, जिसमें पहला है व्हाट इज प्रॉपर्टी 1840 में, द फिलॉसफी ऑफ मिस्र 1846 में और द जस्टिस, जो 4 भागों में है। तो विधानसभा के सदस्य के रूप में वह एक्सचेंज बैंक की स्थापना करवाने में भी सफल रहा था और इसका उसे सफल नहीं हो सका था, जिसका उसे अंत तक अफसोस रहा। प्रोदो एक क्रांतिकारी विचारक था, परंतु वह स्वयं 1848 की क्रांति में भाग नहीं ले सका। अब हम लेते हैं प्रोदो के प्रमुख आर्थिक विचार कौन कौन से हैं। इसका जो सबसे पहला आर्थिक विचार है कि प्रोदो जो है वो व्यक्तिगत संपत्ति की आलोचना करता है। वो कहता है कि संपत्ति क्या है। इसका उत्तर उसने अपनी पुस्तक व्हाट इज प्रॉपर्टी के प्रथम पृष्ठ में ही दे दिया है। उसने संपत्ति को चोरों की कमाई तथा उसके स्वामी को लुटेरा कहा है। संपत्ति चोरों की कमाई इसलिए है कि यह उसके स्वामी को बिना परिश्रम के ही प्राप्त होती है। वह संपत्ति के धारक को इसलिए चोर कहता है कि संपत्ति का धारक श्रमिकों का शोषण करता है। प्रोदो हर प्रकार की संपत्ति का विरोध नहीं करता है, वह केवल उस संपत्ति का विरोध करता है जो पूंजीपतियों एवं भूस्वामियों को बिना श्रम के प्राप्त होती है। श्रमिक परिश्रम के द्वारा आय प्राप्त करके संपत्ति के स्वामी होते हैं, तो प्रोदो उस संपत्ति की आलोचना नहीं करता है। इस प्रकार संपत्ति के संबंध में उसके विचार न तो समाजवादी है और न ही साम्यवादी। समाजवादियों की तरह प्रोदो श्रम को उत्पत्ति का सक्रिय साधन मानता है। उसके अनुसार बिना श्रम के भूमि और पूंजी उत्पादन नहीं कर सकते। हम इतने महत्वपूर्ण साधन को उत्पत्ति के अन्य साधनों की तुलना में सबसे कम वेतन कैसे दे सकते हैं। तो प्रोदो के अनुसार भूमि और पूंजी उत्पत्ति के सक्रिय साधन नहीं है, फिर भी इन्हें उत्पादन का अधिकांश भाग दे दिया जाता है जो न्यायोचित नहीं है। यह राशि जो है वो अनुपार्जित है। उत्पत्ति के ये दोनों साधन कुल उत्पत्ति में से लगान, ब्याज और लाभ रूपी भाग लेकर श्रमिकों का शोषण करते हैं। जब श्रमिकों को मजदूरी देने के बाद लाभ, ब्याज तथा लगान ले लिया जाता है, तब श्रमिकों के साथ अन्याय कैसे हुआ, ये यहाँ हमारे सामने प्रश्न खड़ा हो सकता है कि क्या पूंजीपति ब्याज और भूमिपति लगान व साहसी लाभ लेने का अधिकारी नहीं है।
इस प्रश्न के उत्तर में प्रोदो ने कहा था कि श्रमिकों को जो मजदूरी दी जाती है वह उनसे लिए गए कार्य की तुलना में बहुत ही कम होती है, जो कि एक प्रकार की चोरी है और ये निरंतर चलती रहती है। प्रोदो जो है उनके अनुसार इस प्रकार की चोरी समाज में कुछ गिने चुने लोगों द्वारा ही की जाती है। ऐसा करने वाले विशेष करके पूंजीपति ही होते हैं। और वो इस बात की वकालत भी करता है कि भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, इसलिए भूमि पर केवल कुछ गिने चुने लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी व्यक्तियों का संयुक्त रूप से अधिकार होना चाहिए। यदि भूस्वामियों को सश्रम भूमि मिली होती तो उन्हें भूमि के अधिकार से वंचित नहीं किया जाता। वह उत्तराधिकार के नियम को भी समाप्त करने के पक्ष में था, क्योंकि सभी व्यक्तियों को जीवन यापन का समान अधिकार है, ऐसा उसका मानना था। आगे आने वाली पीढ़ियों को संपत्ति के हस्तांतरण का विशेष अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति के बारे में उसका मुख्य तर्क यह है कि वह समाज के लिए सबसे हानिकारक है, क्योंकि वह सेवा योजकों के पास बिना श्रम के आती है। संपत्ति समाज में आय की असमानता तथा वर्ग संघर्ष को बढ़ाने वाली वस्तु है, इसलिए इसे समूल रूप से नष्ट कर देना चाहिए। प्रोदो ने लगान, ब्याज व लाभ की भी आलोचना की है। वह इन सबको अनार्जित आय कहता है। उसने बैंक ऑफ एक्सचेंज शीर्षक पुस्तक में संपत्ति के स्वामी की तुलना चुंगी वसूल करने वाले व्यक्ति से की है। वो लिखता है कि श्रम विभाजन के प्रभाव के अंतर्गत संपत्ति परिभ्रमण की एक कड़ी मात्र हो गई है और संपत्ति का स्वामी स्वयं एक चुंगी वसूल करने वाला बन गया है, जो अपने क्षेत्र से गुजरने वाले प्रत्येक वस्तु से चुंगी मांगता है। संपत्ति ही वास्तविक चोर है। तो प्रारंभ में जहाँ प्रोदो व्यक्तिगत संपत्ति को जमीन पर पटकता है, वहीं वह बाद में यह कहता है कि समाज की प्रगति के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का होना भी आवश्यक है। संपत्ति ही व्यक्ति को काम करने की प्रेरणा देती है। वह संपत्ति को स्वतंत्रता की आवश्यक शर्त भी मानता है। वह चाहता है कि शोषण को रोकने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ व्यक्तिगत संपत्ति अवश्य होनी चाहिए, ताकि शोषण रोकने के साथ साथ समाज में आर्थिक समानता भी आ सके। वो छोटे छोटे उद्योग धंधों तथा भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को श्रमिकों में बांट देना चाहता था, ताकि प्रत्येक के अधिकार सुरक्षित रह सके। तो इस प्रकार से प्रोदो ने व्यक्तिगत संपत्ति की जो आलोचना की है, वह आलोचना अन्य पूर्ववर्तियों की आलोचनाओं से थोड़ी भिन्न है। वह संपत्ति पर एक व्यक्ति के अधिकार की तुलना में सभी के अधिकार की बात करता है। उसे संपत्ति से चिढ़ नहीं है, बल्कि वह संपत्ति के दोषों से चिढ़ता है। उसका विचार है कि यदि संपत्ति पर सबको अधिकार मिल जाए तो संपत्ति के सभी दोष दूर कर लिए जाएंगे। प्रोदो ने संपत्ति के अधिकार का उन्मूलन नहीं किया था, वरन उसने उन वस्तुओं तक सीमित किया था जो श्रम द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। वह ब्याज, लगान व लाभ को समाप्त करना चाहता था। तो इस प्रकार से उसने व्यक्तिगत संपत्ति के विरोध में लेकिन सामूहिक संपत्ति के पक्ष में अपने विचार व्यक्त किए थे। दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में। वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षपाती था। वो ये जानता था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत संपत्ति के बीच घनिष्ठ संबंध है। यदि व्यक्तिगत संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण हो जाता है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी समाप्त हो जाएगी। वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कट्टर पक्षपाती था और इस संबंध में उसके विचार अराजकतावादियों से भी मिलते जुलते हैं। प्रोदो वर्तमान समाज को बदलकर एक ऐसे समाज की रचना करना चाहता था जिसमें स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे की भावना पाई जाती हो। वह ऐसे समाज का गठन बिना सरकारी नियंत्रण के करना चाहता था। उसके अनुसार ऐसे समाज के निर्माण के समय लग सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रोदो समाज को धीरे धीरे परिवर्तित करना चाहता था। उसके विचार, उसके भाषण, उसका श्रम, उसके व्यापार, शिक्षा एवं उद्योग के उत्पादों के विक्रय की स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता निरपेक्ष एवं सभी जगह होनी चाहिए, ऐसा प्रोदो का मानना था। हाँ बोलो भाई। फिर प्रोदो ने जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बाद उसने जो सिद्धांत दिया वो था मूल्य का श्रम सिद्धांत। मूल्य का जो श्रम सिद्धांत है उसके अंतर्गत प्रोदो ने संपत्ति की आलोचना की है। उसमें मूल्य का श्रम सिद्धांत भी निहित है। उसका विचार था कि संपत्ति अपने स्वामी को श्रम का शोषण करने के लिए प्रेरित करती है। जैसा कि प्रारंभ में बताया जा चुका है कि उत्पादन में से श्रमिकों को देने के बाद जो राशि शेष बच जाती है, उस राशि को पूंजीपति अपने पास रख लेता है, जो ब्याज, लगान और लाभ के रूप में होता है। इस प्रकार प्रोदो ने आधिक्य श्रम और आधिक्य मूल्य का सिद्धांत दिया। उसके अनुसार वस्तु का मूल्य
लागत के बराबर होना चाहिए, उपयोगिता के बराबर नहीं। उसका विचार है कि जब मजदूर मिलकर काम करते हैं तो कुल उत्पादन सम्मिलित प्रयास के कारण बढ़ता है, जिसके लिए पूंजीपति श्रमिक को कुछ अतिरिक्त नहीं देता है। मजदूर को अपनी ही मजदूरी मिलती है, शेष राशि को पूंजीपति ले लेता है। यही उसके द्वारा श्रमिकों का शोषण होता है। तो आधिक्य मूल्य से उसका जो अर्थ था वो उस राशि से है जो श्रमिकों से कटौती करके प्राप्त किया जाता है, वही अंतराधिक्य है और पूंजीपति इसी आधिक्य को हड़प लेता है। इसके पश्चात उसने समाजवाद की भी आलोचना की। समाजवादियों ने प्रोदो के विचारों को ध्यान से पढ़ा और सुना, क्योंकि प्रोदो ने व्यक्तिगत संपत्ति की कटु आलोचना की थी। इसी कारण से कुछ लोग प्रोदो को समाजवादी मानते हैं। वास्तव में प्रोदो समाजवादी नहीं था। उसने अनेक स्थलों पर समाजवाद की आलोचना भी की है। उसका ऐसा मानना था कि समाजवाद कुछ नहीं है, यह न कभी कुछ था और न कभी कुछ हो सकेगा। ये केवल एक ऐसा विचार है जो समाज की आर्थिक शक्तियों का नाश करता है। उसके प्रभाव नकारात्मक होते हैं और कभी भी इसके परिणाम अच्छे नहीं हो सकते हैं। उसका मत था कि इन आर्थिक शक्तियों जैसे साख है, श्रम विभाजन है, सामूहिक शक्ति है तथा विनिमय शक्ति है आदि का ऐसा समायोजन करना चाहिए जिससे समाज का अधिकतम विकास हो सके। यही उसका सबसे बड़ा आविष्कार था। फिर उसने साम्यवाद की भी आलोचना की है ना, क्योंकि वो साम्यवादी भी नहीं था। साम्यवादी निजी संपत्ति को समाप्त कर देना चाहते थे, जबकि जो प्रोदो था वो निजी संपत्ति को स्वतंत्रता तथा समाज की प्रगति के लिए आवश्यक समझता था। वह साम्यवाद को भी पूंजीवाद की तरह से शोषण का माध्यम मानता है। जिस प्रकार पूंजीवाद में शक्तिशाली निर्बल वर्ग का शोषण होता है, ठीक उसी प्रकार से साम्यवाद में निर्बल सबल का शोषण करता है। पूंजीवाद असमान शक्ति का परिणाम है, किंतु साम्यवाद में असमानता इसलिए पैदा होती है कि उसमें सामान्यतया को श्रेष्ठता के बराबर दर्जा दे दिया जाता है। प्रोदो न तो समाजवादी था और न ही साम्यवादी। यदि वह इनमें से एक भी विचारधारा का समर्थक होता तो वो साम्यवाद को दरिद्रता का धर्म नहीं कहता। वास्तव में वह प्रत्येक व्यक्ति को अपने श्रम के पारिश्रमिक का हकदार मानता है। उसकी ये बात तभी सत्य हो सकती है जबकि व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त न किया जाए। साम्यवाद व्यक्ति को समाप्त करना चाहता है। यही कारण है कि प्रोदो साम्यवाद का बहिष्कार करता है। नेक्स्ट उसने अराजकतावाद और सामाजिक न्याय के संबंध में कहा कि विशेषकर श्रमिकों की स्वतंत्रता का वो कट्टर पक्षपाती था। उसकी इस सठधर्मिता के कारण कुछ अर्थशास्त्री उसे अराजकतावादी भी कहकर संबोधित करते हैं। तो अर्थशास्त्र में अराजकतावादी विचार देने वाला वो प्रथम व्यक्ति था। उसका विश्वास था कि राज्य द्वारा श्रमिकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। वह हर प्रकार की सरकार के विरुद्ध था, क्योंकि इसमें श्रमिकों की स्वतंत्रता में बाधा पैदा होती है। उसका प्रमुख नारा ये था कि कोई सरकार नहीं। हाँ, वह राज्यों के स्थान पर समाज के छोटे छोटे संगठन बनाना चाहता था। श्रमिकों के ही द्वारा छोटे बड़े कल कारखानों के निर्माण की व्यवस्था करना चाहता था। प्रोदो स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक न्याय को भी महत्व देता था। न्याय के संबंध में उसका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति के गौरव के प्रति सहज और पारस्परिक सम्मान देना ही न्याय है, चाहे वह कोई भी हो और किसी भी परिस्थिति में हो। वह सामाजिक व्यवस्था को व्यक्ति की मालकिन नहीं, उसकी सेविका बनाना चाहता था। तो इस प्रकार से उसने अराजकतावादी एवं सामाजिक न्याय से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए। उसके पश्चात उसने विनिमय बैंक सिद्धांत भी दिया, क्योंकि वो पारस्परिक सहयोग के लिए विनिमय को सर्वोच्च स्थान देता था। परंतु उसके समय में विनिमय की जो व्यवस्था प्रचलित थी वो व्यवस्था से संतुष्ट नहीं था। प्रोदो से पूर्व के सभी अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन तथा वितरण को शोषण का साधन माना था, जबकि प्रोदो ने विनिमय को शोषण का प्रमुख साधन माना है। विनिमय में बिना संपत्ति खोए ही एक वस्तु को बराबर में बेचकर उससे आय प्राप्त की जाती है। यदि इस संपत्ति के स्वामी से अनुपार्जित आय यानी ब्याज प्राप्त करने का अधिकार समाप्त कर दिया जाए तो इससे सभी प्रकार की अनुपार्जित आय समाप्त हो जाएगी। द्रव्य के संबंध में प्रोदो का कहना है कि द्रव्य केवल विनिमय का माध्यम है, इसके अतिरिक्त इसका अन्य कोई प्रयोग नहीं होता है। यानी मुद्रा को वो केवल विनिमय का माध्यम मानता है। वो इस बात को मानता है कि बिना मुद्रा के विनिमय का कार्य संभव नहीं है। यदि सबको आवश्यकता अनुसार पैसा मिलता रहे तो समस्या हल हो सकती है। दूसरे शब्दों में, यदि बिना ब्याज के पूंजी का लेन देन होने लगे तो समाज से शोषण का अंत हो जाएगा और समाज में आर्थिक न्याय स्थापित हो जाएगा। प्रोदो बिना ब्याज के साख का प्रबंध करना चाहता है। इसके लिए उसने विनिमय बैंक की योजना तैयार की थी, जिसमें यह कहा था कि यह बैंक पूंजी के आधार पर स्थापित नहीं किया जाएगा और इस बैंक से उधार लेने वाले व्यक्ति से ब्याज भी नहीं लिया जाएगा। फिर इस बैंक में अपरिवर्तनशील विनिमय पत्र जारी होंगे। इन विनिमय पत्रों को जारी करने में किसी प्रकार का खर्चा नहीं आएगा। विनिमय पत्र जो होंगे वो कानूनी होंगे।
यानी कि उधार लेने वाले व्यक्ति उत्पादन के लिए अवश्य सभी प्रकार का सामान खरीद सकेंगे। विनिमय पत्र के साथ साथ व्यापारिक कार्य के समाप्त होते ही उधार लेने वाला व्यक्ति बैंक को विनिमय पत्र लौटा देगा तथा अपने प्रण पत्र यानी प्रोमेसरी नोट व अन्य वस्तुएं जो उसके बैंक के पास बंधक रखी थी लौटा देगा। इस प्रकार उसके उत्पादन का कार्य बिना ब्याज के ही हो जाएगा। बैंक के द्वारा विनिमय पत्र पूंजी उधार लेने वाले व्यक्तियों द्वारा बैंक के पास जमा ऋण पत्रों के आधार पर जारी किए जाएंगे। प्रोदो का ऐसा मानना था कि बैंक के द्वारा मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया जाएगा। यह बैंक श्रमिकों को बिना ब्याज के पूंजी देगी, जिससे श्रमिकों अपना स्वतंत्र कारोबार कर सकेंगे। 31 जनवरी 1849 को प्रोदो ने अपनी इस विनिमय बैंक सिद्धांत योजना को साकार रूप देने के लिए एक बैंक की स्थापना की। इस बैंक में कुल पूंजी 5 मिलियन फ्रैंकों के अंशों में थी। ब्याज की दर 2% रखी गई, जिसे बाद में 1/4% करने का विचार था। इस बैंक में कुल 18,000 फ्रैंक एकत्रित वो कर पाया। लगभग 1 माह के बाद इस बैंक को बंद कर देना पड़ा, क्योंकि ध्यान रहे कि इससे पूर्व 1848 में उसने इस योजना को फ्रांसीसी संविधान में पेश किया था, परंतु उसकी इस योजना को फ्रांस की असेंबली ने ठुकरा दिया था। अंत में उसने स्वयं इस बीड़े को अपने आप उठाया, परंतु उसे यहाँ भी सफलता नहीं मिल सकी। अंत में विनिमय बैंक की सहायता से क्रांति लाने का विचार ही उसने छोड़ दिया। तो इस प्रकार से प्रोदो ने के आर्थिक विचारों को पढ़ने के बाद हमारे मन में एक प्रश्न जरूर उठता है कि क्या प्रोदो समाजवादी था या साम्यवादी। इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि वह पूंजीवादी नहीं था। यदि हम उसे समाजवादी कहें तो ये सही नहीं है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि उसने समाजवाद के बारे में कहा है कि समाजवाद कुछ नहीं है, यह न कभी कुछ था न कभी कुछ हो सकेगा। अब यदि हम उसे साम्यवादी कहते हैं तो यह भी सही नहीं है, क्योंकि उसने साम्यवाद के बारे में कहा है कि साम्यवाद दरिद्रता का धर्म है। कुछ लोगों ने प्रोदो को समाजवादी कहा है क्योंकि वह मूल्य को श्रम के आधार पर निश्चित करना चाहता था। गरीबों के शोषण के विरुद्ध भी वह आवाज उठाता है। साम्यवादियों की तरह से वह द्रव्य को चलन से बाहर करना चाहता है। वह सबके लिए समान अधिकार की बात करता है, परंतु इतना सब होते हुए भी उसने अपने को कभी भी समाजवादी या साम्यवादी विचारक नहीं माना। वह एक स्थान पर अपने आप को अराजकतावादी ही स्वीकार करता है। तो फ्रांस की तत्कालीन परिस्थितियां इस प्रकार की थी, जिनके कारण फ्रांस में उसके विचारों का विशेष प्रभाव नहीं रहा। उस समय फ्रांस में मार्क्सवाद का प्रभाव मजदूरों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। वास्तविकता यह है कि फ्रांस में प्रोदो के विचारों का महत्व तब से आंका जाने लगा जब से फ्रेंच समाजवादियों के एक समूह ने सोरेल के नेतृत्व में मार्क्सवाद को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि मार्क्सवाद ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया था। अब वहाँ के समाजवादियों ने प्रोदो के विचारों को अपनाना प्रारंभ कर दिया, जिससे प्रोदो का नाम फैलने लगा। प्रोदो के बाद के समस्त अराजकतावादियों के लिए वह एक प्रेरणा का स्रोत रहा है। और चूंकि प्रोदो एक मौलिक विचारक था, उसका विनिमय संबंधी विचार उसकी मौलिक देन है। उसका जो मौलिक देन है, उसने न्याय की मांग सबके लिए की थी। न्याय उसके चिंतन की सबसे महत्वपूर्ण बात है। वह ब्याज को समाप्त करके एक आदर्श समाज की स्थापना करना चाहता था। तो हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि उसने समाजवादी चिंतन को नवीन विचार दिए हैं। तो प्रोदो जो था वो हम अंत में कह सकते हैं कि अराजकतावाद का जनक था।